हेलो बच्चों, आज हम केमिकल बॉन्डिंग का वीडियो नंबर 8 लेके आए हैं। और आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन एक बहुत बड़ी दुविधा होती है बच्चों के लिए, बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। और हाइब्रिडाइजेशन निकालने की कहीं शॉर्ट ट्रिक बताई जाती है, कहीं मेथड बताया जाता है, कहीं दूसरा मेथड बताया जाता है और कहीं उसका कंसेप्ट बताया जाता है। दिस वीडियो कवर्स एवरीथिंग। यहाँ सब कुछ होगा हाइब्रिडाइजेशन में, इसके बाहर कुछ नहीं है, इसके बाहर कुछ नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन वर्ड से डर लगता है ना, वर्ड के अंदर जाएंगे, डेप्थ में जाएंगे, जानेंगे हाइब्रिडाइजेशन है क्या, एकदम सिंपल भाषा में। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन निकालने का कन्वेंशनल मेथड जहां से शुरू हुआ वो सीखेंगे। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन निकालने का स्ट्रक्चर से मेथड, कि स्ट्रक्चर बना हो तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालें। और उसके बाद एक सुपर शॉर्ट ट्रिक हाइब्रिडाइजेशन की, ये करना है। तो अभी कई लोग तो यही कह रहे हैं सर ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, पहले ये तो बताओ। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसको समझने के लिए आपको मेरे साथ एक छोटी सी मेहनत करनी है। हम आपसे पूछेंगे कि मीथेन मॉलिक्यूल कैसे बनता है, CH4। थोड़ा सा हम यूज करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, जिसमें ऑर्बिटल्स ओवरलैप करती हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं डिफरेंट ऑर्बिटल्स के वो ओवरलैप। तो अगर ये थ्योरी आती है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आती है यूट्यूब पे टाइप करना है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फिजिक्स वाला, और या केमिकल बॉन्डिंग 06 फिजिक्स वाला, जहां पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पूरी पढ़ाई है। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। कन्फिग्रेशन बोलो, 1s2 2s2 2p 2 2 4 2p 2। बहुत बढ़िया। यहाँ 2s में 2 इलेक्ट्रॉन 1 2, 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन 1 2, ठीक है, सॉरी 1 2। अब यहां कार्बन को हाइड्रोजन से कितने बॉन्ड बनाने हैं, 4 बॉन्ड बनाने हैं। 4 हाइड्रोजन है, सिंगल बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, 4 बॉन्ड बनाने हैं। पर कार्बन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 ही हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि जो बॉन्ड बनते हैं वो किससे बनते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। यहां कार्बन के पास 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अब कार्बन क्या करेगा, अपने इस इलेक्ट्रॉन को यहां पे जंप करा देगा, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। कई लोग को बहुत बोरिंग लग रहा है ये वीडियो, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, सीधा हाइब्रिडाइजेशन पहुंचो। जिनको पूरा समझना है स्टार्टिंग से वो इसको देखें। चलो, तो 2s में 1 इलेक्ट्रॉन बचा और 2p में 1 2 3, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके यहां चला गया। अब कार्बन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4। अब ये 4 हाइड्रोजन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ओवरलैप कर लेगा। जैसे मान लो हम 4 हाइड्रोजन ले लें, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 1, कन्फिग्रेशन होगी 1s1, यानी इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन 1s1, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन। उल्टा इसलिए बनाया क्योंकि अपोजिट स्पिन वाले ही ओवरलैप करते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यही कहती है कि अपोजिट स्पिन वाले ही ओवरलैप। ये 1s1 1s1 1s1, ये इसके साथ ओवरलैप किया, ये इसके साथ ओवरलैप किया, ये इसके साथ ओवरलैप किया और ये इसके साथ ओवरलैप किया। यानी 4 बॉन्ड बने हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, 4 हाइड्रोजन के बीच में। चलो देखो, पहला वाला किसमें बना, 2s और 1s, मतलब s और s के बीच में। दूसरा वाला 1s और 2p, 1s और 2p, मतलब हाइड्रोजन की तरफ से तो s ही है, कार्बन की तरफ से p आ गया। फिर हाइड्रोजन की तरफ से s है, कार्बन की तरफ से फिर एक p है, p और s। फिर हाइड्रोजन की तरफ से s है, कार्बन की तरफ से p है। तो यहां पे 4 बॉन्ड बने हैं, 4 बॉन्ड। एक बना है ss में, एक बना है sp में, sp में और sp में। अब मुझे बताओ ये चारों बॉन्ड डिफरेंट होंगे कि सेम होंगे, भाई डिफरेंट होंगे। ss का बॉन्ड, sp का बॉन्ड, sp का बॉन्ड डिफरेंट होगा। 3 बॉन्ड एक तरह के होंगे, एक बॉन्ड डिफरेंट तरह का होगा, बिकॉज चारों बॉन्ड अलग अलग ऑर्बिटल से बने हैं। ये कौन कहता है, ये कहती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि भाई ये चारों बॉन्ड अलग अलग ऑर्बिटल्स में बने हैं, तो चारों बॉन्ड डिफरेंट काइंड के होंगे और होना भी चाहिए, एक बॉन्ड इन सबसे अलग होना चाहिए, ठीक है। यहां तक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी चली। प्रॉब्लम यहीं पे आई और ये है बर्थ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन को क्यों आना पड़ा, प्रॉब्लम क्या आई, ऑल 4 बॉन्ड्स ऑफ CH4 आर इक्विवेलेंट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। इन चारों बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी सब सेम था, सबकी बॉन्ड लेंथ
बराबर, सबकी बॉन्ड एनर्जी बराबर, जबकि हमें लग रहा था कि बॉन्ड एनर्जी अलग अलग होगी, बॉन्ड लेंथ अलग अलग होगी, 3 की एक जैसी, 1 की एक जैसी, पर ऐसा नहीं हुआ। और यही है फेलियर ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और यही है बर्थ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। यहां हाइब्रिडाइजेशन की अब जरूरत पड़ेगी। क्या है हाइब्रिडाइजेशन? ओवरऑल हमें प्रैक्टिकली दुनिया में यह समझ में आया एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा कि ये चारों बॉन्ड सेम होते हैं। मतलब ये कंसेप्ट गलत है कि एक एसएस में, एक एसपी में, एसपी में, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा होता तो 3 बॉन्ड एक तरह, 1 बॉन्ड एक तरह। तो हमने दिमाग लगाया और हमने एक नया प्रोसेस दिया जिसको हमने बोला हाइब्रिडाइजेशन। जरा देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या चीज है। यहां पे पहले मैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को बना लूं, यहां तक तो कहानी सेम रहेगी, यहां से हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, ये मैंने क्या बना लिया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बना लिया। बहुत बढ़िया। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलता है कि ये चारों बॉन्ड सेम होने हैं। अच्छा भाई, सो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम और नियरली सेम एनर्जी इंटरमिक्स टू गिव न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ एग्जैक्टली सेम एनर्जी। यहां देखो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स डिफरेंट एनर्जी की हैं। 2s की एनर्जी अलग है, 2p की अलग है। भाई डिफरेंट तो हो ही जाएगी एनर्जी, 2p की एनर्जी ज्यादा है तभी तो ये बाद में भरता है। अच्छा, पर इनकी एनर्जी आसपास तो है, क्योंकि ये 2s है, ये 2p है, बहुत दूर तो नहीं हुआ। इसके बाद 2s 2p, यहां 2d नहीं होता। अगर 3 होता तो 3s 3p 3d, आसपास एनर्जी होती है क्योंकि शेल नंबर तो क्या है, सेम। शेल सेम होने की वजह से एनर्जी क्लोज तो है। सो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम और नियरली सेम एनर्जी, इनकी नियरली सेम है और इन सबकी तो क्या है, सेम। इनकी क्या है, सबकी सेम, और इनकी इनके साथ नियरली सेम। इंटरमिक्स टू गिव न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ एग्जैक्टली सेम एनर्जी। ये सब आपस में इंटरमिक्स मिलेंगी और नई ऑर्बिटल्स बनाएंगी। कितनी, 4, और इनकी एनर्जी क्या होगी, सेम। अब देखो, एक s ऑर्बिटल है, 3 p ऑर्बिटल है, तो टोटल 4 ऑर्बिटल थी तो 4 ही नई ऑर्बिटल भी बनेगी। हाइब्रिडाइजेशन ये भी कहता है कि जितनी ऑर्बिटल मिक्स हुई हैं पलट के उतनी ही ऑर्बिटल्स बनेंगी। अब एक s और 3 p हैं तो इनका नाम पड़ गया sp3, इसका भी नाम sp3, इसका भी नाम sp3, इसका भी नाम sp3। तो 4 नई ऑर्बिटल बनी जिनका नाम है sp3 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 sp3, और इलेक्ट्रॉन एज इट इज रह गए। अब हाइड्रोजन आएगा यहां पे भी हर जगह हाइड्रोजन आएगा। जैसे मैं यहां पे बना लूं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। अब कार्बन की चारों ऑर्बिटल कौन सी हैं, sp3, तो इधर से भी sp3, इधर से भी sp3, इधर से भी sp3, इधर से भी sp3, और हाइड्रोजन के पास s s s s। मतलब अब चारों बॉन्ड किसमें बने हैं, s sp3, s sp3, s sp3 और s sp3, क्योंकि कार्बन ने अपनी ऑर्बिटल्स सेम कर ली हैं। हाइड्रोजन के पास तो ऐसी था, तो पहला बॉन्ड sp3s में, दूसरा भी sp3s, ये भी sp3s, sp3s। अब ये बात जस्टिफाइड है कि ऑल 4 बॉन्ड्स ऑफ CH4 आर इक्विवेलेंट इन ऑल रिस्पेक्ट। अब ये बात बोल सकते हैं क्योंकि कार्बन की चारों ऑर्बिटल सेम है। तो ये है बर्थ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इसको समझाने के लिए मेरे एक बहुत ही प्यारे टीचर थे जिन्होंने मुझको समझाया था। तो उन्होंने मुझको क्या बोला था कि यार इसको तुम समझो मोतीचूर के लड्डू और मगध के लड्डू जैसा। मेरे पास 3 मोतीचूर के लड्डू हैं, 1 मगध का लड्डू है, मुझे ये नहीं खाना। मैंने तीनों मोतीचूर के लड्डू तोड़ दिए, मगध का लड्डू भी तोड़ दिया और सबको आपस में मिला दिया। अब वापस कितने लड्डू बनेंगे उसी साइज के अगर बनाएंगे तो 4। पहले भी 4 लड्डू थे, अगर मैं तोड़ के 4 लड्डू को मिला दूं, 3 मोतीचूर के, 1 मगध का, ठीक है। कई लोग यहाँ पे बह गए हैं ना, कई लोग सोच रहे हैं यार लड्डू मिलेगा। तो अब मैंने 1 मगध का 3 मोतीचूर के लड्डू मिला दिए, वापस उसी साइज के कितने लड्डू बनेंगे, वापस 4 बन जाएंगे। पर उन चारों में अब मगध का भी कैरेक्टर होगा और मोतीचूर का भी। अब दोनों लड्डू का कैरेक्टर होगा उसमें, दोनों डिशेस मिल गई हैं। कितना होगा, इसका 1 और इसका 3, तो sp3 sp3 sp3।
तो हाइब्रिडाइजेशन को आप समझ सकते हो लड्डू की तरह भी, कि कुछ लड्डू हैं जिनकी एनर्जी अलग है, कुछ लड्डू हैं जिनकी एनर्जी अलग है, सबको तोड़ा, आपस में मिलाया, वापस उतने ही लड्डू बनेंगे अगर साइज वही है तो। और सब में दोनों के कैरेक्टर होंगे, इधर वाले लड्डू के भी और इधर, जैसे इसमें एस का भी कैरेक्टर होगा, पी का भी, एस का भी, पी का भी, एस का भी और पी का। ये बात अलग है, इसमें पी का कैरेक्टर ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि पी के 3 ऑर्बिटल है। इसमें भी पी का कैरेक्टर ज्यादा होगा। क्यों? पी के 3 ऑर्बिटल है। तो ये एक डिफरेंट चीज हो गई। तो ये था बर्थ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यहां से हाइब्रिडाइजेशन की कहानी शुरू हुई। ठीक, अब ये जो चारों बॉन्ड बने चारों एक जैसे होंगे, तो 4 बॉन्ड कार्बन के, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब देखो इसको बनाने का तरीका भी अलग है, ऐसे 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 ऐसे। अब ये जो ऑर्बिटल्स है ना, ये जो बनी है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये किससे ओवरलैप करेंगी? हाइड्रोजन की एस से, हाइड्रोजन की एस से, हाइड्रोजन की एस से, हाइड्रोजन की एस। हाइड्रोजन के पास तो एस ही है, और ये कौन सी ऑर्बिटल है? sp3 ऑर्बिटल। तो ये चारों ऑर्बिटल है ना, ये एक दूसरे से रिपल्शन करती हैं और ऐसा शेप लेती हैं कि रिपल्शन सबसे कम हो। मतलब हाइब्रिडाइजेशन रिस्पॉन्सिबल होता है कंपाउंड की ज्योमेट्री के लिए। किसके लिए? ज्योमेट्री के लिए। जैसे ये एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री है कि चारों हाइड्रोजन या चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इनको हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिनिमम रिपल्शन में रहना चाहेंगे, मतलब स्पेस में एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन लेंगे जिसमें उनमें रिपल्शन कम हो। यानी हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री बनती है। यानी हाइब्रिडाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड। जैसे फॉर एग्जांपल मीथेन की जो ज्योमेट्री होती है उसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। अभी सिर्फ एग्जांपल चल रहा है, अभी मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि हाइब्रिडाइजेशन है क्या, क्या क्या कर सकता है। इस ज्योमेट्री को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल मतलब 4 पैर वाला या 4 फेस वाला, ऐसी ज्योमेट्री बन के आती है। सो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? अब स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन को, पॉइंट वाइज लिखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का सबसे पहला पॉइंट कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी या तो सेम है या करीब करीब सेम है, वो आपस में मिक्स होती हैं टू गिव न्यू ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी एग्जैक्टली सेम। इन सब की एनर्जी एग्जैक्टली सेम, एकदम आइडेंटिकल हो गए। जितनी ऑर्बिटल्स मिक्स हुई उतनी ऑर्बिटल्स बनेंगी। इनका कैरेक्टर दोनों से लेके आएगा। नाम कैसे लिखेंगे? एक s3p तो sp3 sp3 sp3। और ये क्या देती हैं? ज्योमेट्री, क्योंकि ये रहना चाहते हैं किसमें? मिनिमम रिपल्शन में। अभी बहुत से पॉइंट्स आएंगे जब हम इसको डिटेल में स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हाइब्रिडाइजेशन के सारे पॉइंट्स पहले पढ़ते हैं और फिर निकालने का तरीका सीखते हैं। तो आपको हाइब्रिडाइजेशन का बेसिक कंसेप्ट समझ में आया कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये बात नहीं समझा पा रही थी कि अलग अलग ऑर्बिटल से बनने वाले बॉन्ड सेम कैसे हो गए। तो हाइब्रिडाइजेशन ने कहा कि पहले ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होंगी, सेम ऑर्बिटल्स बनेंगी और तब बॉन्डिंग होगी। चलिए आज देखते हैं मेन पॉइंट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हैशटैग पॉइंट नंबर 1 थ्योरी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट होती है। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम और नियरली सेम एनर्जी to give new orbitals of exactly same energy या बोल दो आइडेंटिकल ऑर्बिटल्स बनाती है। जो ऑर्बिटल्स डिफरेंट थी या सेम थी सब आपस में मिलेंगी और सब एकदम सेम बन जाएंगी। पॉइंट नंबर 2, हाइब्रिडाइजेशन किन ऑर्बिटल्स का हो सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये किताब में नहीं मिलेगा। किन ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है? किन ऑर्बिटल्स का? तो सुनो, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स का, एम्प्टी ऑर्बिटल्स का, यानी जो वेकेंट ऑर्बिटल्स होती हैं जिनमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स का जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं, सभी का हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। ऑल कैन अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। कई लोग बताते हैं कि सिर्फ हाफ फील्ड हाइब्रिडाइजेशन करेगा, ऐसा नहीं है। हाफ फील्ड, फुल फील्ड, वैकेंट ऑर्बिटल सब के सब हाइब्रिडाइजेशन को शो करते हैं। देखो जैसे वैकेंट एम्प्टी ऑर्बिटल शो करता है किसमें? कोऑर्डिनेट बॉन्ड में।
कोऑर्डिनेट में क्या होता है, एक लोन पेयर देता है, दूसरा ऑर्बिटल पूरा खाली होता है, एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा एटम दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेता है। फुली फिल्ड कहां पे होगा, जब लोन पेयर बचते हैं। लोन पेयर में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन बचे रहते हैं, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन बचे रहेंगे। तो तीनों में हो सकता है, हाफ फिल्ड, एम्प्टी ऑर्बिटल्स या फुली फिल्ड। क्लियर है, एम्प्टी कहां पे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, फुली फिल्ड कहां पे, लोन पेयर में। हैशटैग पॉइंट नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड मतलब जो नई ऑर्बिटल्स बनी, इज ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल्स। इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल्स तो मैं आपको समझा चुका, ये भाई 4 लड्डू तोड़ के मिलाकर वापस लड्डू बनाओगे तो फिर कितने बनेंगे, 4 ही बनेंगे अगर साइज सेम है। तो जितनी ऑर्बिटल्स मिक्स करेंगी, जैसे वहां पे 4 ऑर्बिटल मिक्स की थी, तो नई भी 4 बनेगी, वेरी इंपॉर्टेंट, उतनी ही ऑर्बिटल बनेंगी जितनी पहली थी। ठीक, ये सब बातें याद रखना कि सेम और नियरली सेम एनर्जी वाली ही मिक्स करेंगी। ये नहीं कि तुमने 2s को 3p से मिक्स करा दिया, ये नहीं चलेगा, एनर्जी का बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया। हल्का फुल्का डिफरेंस चलेगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं। और जो नई बनेंगी उनकी एनर्जी एग्जैक्टली सेम। कौन कौन कर सकता है, हाफ फील्ड भी कर सकती हैं, एम्प्टी ऑर्बिटल्स भी, और फुली फील्ड भी, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है वो भी कर सकता है, जो खाली है ऑर्बिटल वो भी कर सकती हैं, और जो हाफ फील्ड है वो भी। ये बॉन्ड बनाएंगी, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगी, और ये लोन पेयर के लिए यूज होंगी। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 4। अभी हाइब्रिडाइजेशन कोई नया वर्ड तो नहीं लग रहा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का मिलना और नई ऑर्बिटल्स का बनना जिनकी एनर्जी एकदम सेम। पॉइंट नंबर 4, कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज फॉर सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड सब समझते हैं, सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड। पाई बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर के आसपास रिवॉल्व करती है। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनती है ना, जो नई ऑर्बिटल्स बनी थी, वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बना सकती हैं, या ये कह लो जो सिग्मा बॉन्ड थे वही हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, और लोन पेयर। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, ये धीमे धीमे समझ में आ जाएगा। इतना समझो, पाई बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन से कोई लेना देना नहीं, बस इतना समझ लो, पाई बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन से कोई लेना देना नहीं। पॉइंट नंबर 5। नेक्स्ट पॉइंट, अब आपको और क्या बताएं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स are named after the parent orbitals। जिन ऑर्बिटल से वो बने हैं उन्हीं के ऊपर उनका नाम होता है। अब इसको ध्यान से समझो, मान लो मेरे पास एक s और एक p ऑर्बिटल है और दोनों मिक्स कर जाए, एक s और एक p, तो कितनी ऑर्बिटल बनेगी, 2 बनेगी, 2 मिक्स हुई हैं 2 बनेगी। इसका नाम होगा sp, इसका नाम होगा sp, दोनों के नाम से मिलके। मान लो मेरे पास एक s और 2 p ऑर्बिटल हैं, एक s और 2 p ऑर्बिटल मिक्स कर जाएं, कितनी ऑर्बिटल बनेगी, 3 बनेगी। नाम क्या पड़ेगा, एक s 2 p से बना है, sp2 sp2 sp2। मान लो मेरे पास एक s और 3 p ऑर्बिटल हो, एक s और 3 p, कितनी ऑर्बिटल बनेगी, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, s और 3p, तो नाम पड़ेगा sp3 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 sp3। मान लो मेरे पास एक s हो, 3p हो, एक d हो, तो कितनी ऑर्बिटल बनेगी, 1 3 4 1 5, तो 5 ऑर्बिटल्स बनेगी, और उन 5 ऑर्बिटल्स का नाम क्या होगा, sp3d, sp3d। 5 ऑर्बिटल बनेगी, सबका नाम sp3d, 5 बनेगी ना, एक s 3p 1d मिला के। इसी तरह से करना है, मान लो एक s 3p 2d मिल गए, अब क्या होगा, एक s 3p 2d, क्या बन जाएगा नाम, sp3d2। कितनी ऑर्बिटल बनेगी, 1 3 4 2 6, तो 6 ऑर्बिटल बनेंगी और सबका नाम क्या होगा, sp3d2 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 एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है नाम कैसे लिखना है, जो मिलने वाली ऑर्बिटल्स हैं उन्हीं के बेसिस पे नाम को लिखना है।
नाम लिखने का तरीका समझ में आया। एक एस 2p तो sp2 sp2 sp2, एक एस 3p sp3 sp3, एक एस 1p sp sp, एक एस 3p 1d sp3d। और कितनी ऑर्बिटल है? 1 3 4 1 5, तो 5 नहीं ऑर्बिटल। चलिए ये भी समझ में आया। आगे देखिए, आगे देखिए पॉइंट नंबर कौन सा 7 है कि 6 है? चलो ठीक है 7, गलती कर गए तो माफ कर देना नंबर पे। नेक्स्ट, शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब ये किसी किताब में लिखा हुआ नहीं मिलता, ये सब देखते देखते धीमे धीमे समझ में आता है। जैसे s ऑर्बिटल ऐसी दिखती है, p ऑर्बिटल ऐसी दिखती है, d ऑर्बिटल ऐसी दिखती है। हाइब्रिड ऑर्बिटल का अपना ही एक शेप है। हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल हो, चाहे sp हो, चाहे sp2 वाली हो, चाहे sp3 वाली, चाहे कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल, सबके लिए एक कॉमन शेप बना दिया गया है ना। मान लो केमिस्ट्री किताब में कहीं पे डायग्राम बना है, तो हम देखते ही समझ जाए यहां पे हाइब्रिडाइजेशन हो चुका है उस ऑर्बिटल को देखते ही। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप बच्चे होता है ऐसा। एक इसमें लार्ज लोब ले लेते हैं, एक बड़ा लोब, और एक इसमें स्मॉल लोब ले लेते हैं। कहीं पे भी केमिस्ट्री में आपको ऐसी ऑर्बिटल्स दिखें तो समझ जाओ क्या चल रहा है, हाइब्रिडाइजेशन चल रहा है। कहीं पे भी ऐसी ऑर्बिटल, जैसे मान लो मैं एक डायग्राम बनाऊं एस, तो आप समझ जाओ ये कौन सी ऑर्बिटल है, हाइब्रिड ऑर्बिटल, मतलब सल्फर का हुआ होगा हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है। एक और चीज है कि इस स्मॉल लोब को जनरली रिप्रेजेंट ही नहीं करते, गायब कर देते हैं। इसको हम जनरली रिप्रेजेंट ही नहीं करते, मतलब जनरली हम ऐसे बनाते हैं इसको, ऐसे बस। सिर्फ बड़े लोग को दिखाते हैं, छोटे वाले लोग को जनरली नहीं दिखाते। कई किताब दिखा रही हैं, मैक्सिमम किताब नहीं दिखाती है। तो शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसा ही होगा हमेशा, चाहे वो sp हो, चाहे sp2 हो, चाहे sp3 हो, sp3d हो, sp3d2 हो, sp3d3, dsp2 हो, कुछ भी हो। क्लियर? अच्छा चलिए, आपको हाइब्रिडाइजेशन की मेरे ख्याल से बेसिक बातें तो समझ में आ गई। लास्ट एक पॉइंट और बता देता हूं, #8 दी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये सारी चीजें मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दी। दी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओरिएंटेट such that repulsion between them is minimum। ऐसे ओरिएंटेट होती हैं, ऐसे दूर भागती हैं, या ऐसे अपने आप को 3D में अरेंज करती हैं कि उनके बीच में जो रिपल्शन है वो सबसे कम हो, ताकि स्टेबिलिटी ज्यादा हो। मोर स्टेबिलिटी, रिपल्शन कम होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और इस कहानी की वजह से हाइब्रिडाइजेशन एक ज्योमेट्री क्रिएट कर देता है। भाई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जिधर भागेंगी उधर ही आगे वाला एटम आके उसको बॉन्ड बनाएगा। मान लो हम अपनी हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे कर दें तो अगले एटम को इधर आके बॉन्ड बनाना पड़ेगा, एक ऐसे कर दें तो अगले एटम को उधर जाके बॉन्ड बनाना पड़ेगा, जो इनकमिंग एटम। मतलब ये क्या देती हैं, कंपाउंड को एक ज्योमेट्री प्रोवाइड करती है। तो हाइब्रिडाइजेशन एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कंपाउंड को क्या प्रोवाइड कर देगा, ज्योमेट्री प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन इन डेप्थ। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री एंड एग्जांपल। ठीक है, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री एंड एग्जाम्पल। वैसे दुख की बात यह है कि ये मॉडल भी आगे फेल कर जाएगा, क्योंकि इसके बाद वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी आई, तो हमें दुख है इस बात का। चलो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पे लिया एक s और एक p, तो कितनी ऑर्बिटल बनेगी, 2 ऑर्बिटल बनेगी। नाम क्या पड़ेगा, sp और sp। बनाए इसको हम तो ये ऐसे बनती है बच्चों, ये ऐसे दूर दूर चली जाती है, रिपल्शन मिनिमम। शेप होता है या ज्योमेट्री होती है लीनियर। जब भी sp हाइब्रिडाइजेशन दिखे तो ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर, और ये एंगल होगा 180 डिग्री। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल है मेरे पास BeF2। तो अब इसको करने के 2 तरीके मैं आपको बताऊंगा। BeF2 कैसा होता है, आपको पता है कि 2 बॉन्ड बनते हैं फ्लोरीन से। अब ये स्ट्रेट होता है, ये कैसे पता चला, है ना सर, BeF2 ऐसा भी तो हो सकता था, BeF और F ऐसा होता है, ये कैसे बता सकते हो? ऐसे ही मजे के लिए बना देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है ना, मजे के लिए थोड़ी ना कि हम स्ट्रेट बनाएंगे। आओ थोड़ा सा देखते हैं। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4,
कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, दो फ्लोरीन से बॉन्ड बनाने हैं, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, 1s2 2s2 2p5। तो फ्लोरीन का पहले 2p5 देखो, 1 2 3 4 5। एक और फ्लोरीन होगा सेम कंडीशन में, 1 2 3 4 5। और बेरिलियम की बात करें तो इसमें 2s2, s में 2 इलेक्ट्रॉन है। यार अब बेरिलियम ओवरलैप कैसे करेगा? इसको तो दोनों फ्लोरीन से एक एक बॉन्ड बनाने हैं ना, दोनों फ्लोरीन से एक एक बॉन्ड बनाने हैं, तो इसके तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है और थ्योरी ये कहती है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो बेरिलियम के पास खाली पड़ी है 2p ऑर्बिटल, उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये उसको यूज कर लेगा अपनी 2p ऑर्बिटल को, एक इलेक्ट्रॉन जंप करा के यहां से 2p में भेज देगा ऐसे। अब इसके पास 2s में एक इलेक्ट्रॉन है और 2p में एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये वाला फ्लोरीन इससे ओवरलैप कर गया, ये वाला फ्लोरीन इससे ओवरलैप कर गया, पर इसमें एक प्रॉब्लम है कि एक बॉन्ड बनेगा फ्लोरीन के p और बेरिलियम के s के बीच में, दूसरा बॉन्ड बनेगा फ्लोरीन के p और बेरिलियम के p के बीच में, पर ऐसा होगा नहीं। जब हमने एक्सपेरिमेंटली देखा दोनों बॉन्ड एकदम सेम, आइडेंटिकल हर तरह से। तो ये दोनों ऑर्बिटल अब इंटरमिक्स करेंगी और दो नए ऑर्बिटल बनेंगे। ये दोनों आपस में इंटरमिक्स की और दो नए ऑर्बिटल बने sp और sp, इसका नाम भी sp, इसका नाम भी sp। अब एक बॉन्ड बनेगा p और sp में, दूसरा बॉन्ड में बनेगा p और sp में, और दोनों सेम। तो इसका आप देख रहे हो हाइब्रिडेशन क्या आता है sp, इसलिए ज्योमेट्री क्या होगी लीनियर। तो BeF2 विल बी लीनियर लाइक दिस, BeF and F. Similarly the geometry for BeCl2 will again be linear. Similarly the geometry for BeBr2 will again be linear. Geometry not shape, geometry not shape, geometry not shape, geometry will be linear. ठीक है? अच्छा, एक तरीका और क्या है बच्चों, चलो थोड़ी देर बाद बात करते हैं, अभी पहले इसी को सीखो। तो ये आप तो समझ गए भाई साहब कि एक s एक p में कहानी लीनियर चलेगी। मान लो एक s हो और दो p हो, अब कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने वाली हैं? 3। नाम पड़ेगा sp2 sp2 sp2। 3 ऑर्बिटल कैसे ओरिएंटेट होती हैं आइए देखिए। छोटा वाला लोब अब मैं भी नहीं बना रहा, सिर्फ बड़ा वाला लोब बना रहा। छोटे वाले लोब चाहो तो यहाँ पे ऐसे 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 दिखा सकते हो। बच्चों ये ज्योमेट्री बनी है ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर मतलब तीनों ऑर्बिटल सेम प्लेन में, ऐसा नहीं कि कोई उठा हुआ है प्लेन से बाहर कोई प्लेन से अंदर, ये तीनों इसी प्लेन में है ऑर्बिटल्स। और यहां पे एंगल होगा 120 120 120 और हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2। तो जब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो बच्चों तो ज्योमेट्री होगी ट्रायंगुलर प्लेनर, एंगल होगा 120 डिग्री। ज्योमेट्री एग्जाम्पल, सर इसका भी कोई एग्जाम्पल दो। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, 1s2 2s2 2p1। और फ्लोरीन का तो आप समझ गए हो कि फ्लोरीन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5, इस तरह से 3 फ्लोरीन होंगे। ठीक, तो फ्लोरीन तो तैयार है अपनी 2p ऑर्बिटल के साथ, सब 2p 2p 2p। ये तैयार नहीं है क्योंकि इनके पास देखो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है। अभी इन्हें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3, तभी तो 3 बॉन्ड बनाएंगे। BF3 में बोरॉन 3 फ्लोरीन से बॉन्ड बनाना चाहता है, तो इसके लिए इसको 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास तो एक ही है। तो इस इलेक्ट्रॉन को जंप करा के यहां पहुंचा देगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। ये पहुंच गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया। सीखते जाओ सब साथ साथ। फर्स्ट, बाद में शॉर्टकट दे देंगे, इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब BF3 देखते ही तुम हाइब्रिडाइजेशन बता दोगे बिना कुछ सोचे। ट्रिक है, बढ़िया ट्रिक है, पर समझो पहले कंसेप्ट क्या है। अब हो गए, अब एक बॉन्ड 2p 2s में, एक बॉन्ड 2p 2p में, एक बॉन्ड 2p 2p में, तो तीनों बॉन्ड अलग अलग हो जाएंगे। ये वाला बॉन्ड जो बन रहा है वो इन दोनों से अलग हो जाएगा, एक तो ps में बन रहा और pp में और pp में, तो ये वाला बॉन्ड अलग। ऐसा है नहीं, BF3 के तीनों बॉन्ड एक जैसे हैं, मतलब अब इनकी होगी इंटरमिक्सिंग, 3 ऑर्बिटल मिलेंगी और 3 ऑर्बिटल बनेंगी। नाम पड़ेगा sp2 sp2 sp2, एक s 2 p मिली, sp2 sp2। अब पहला बॉन्ड p और sp2 में, दूसरा p और sp2 में, तीसरा भी
p और sp2, मतलब तीनों बॉन्ड सेम। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो ज्योमेट्री क्या होगी, ट्रायंगुलर प्लेनर। तो BF3 अगर हम देखें तो BF3 कैसा दिखता होगा, BF3 हमको ऐसा दिखाई पड़ता होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर शेप में। अब आपको फील आ रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे करना है, कैसे हो रहा है, कुछ क्लियर हो रहा है। चलिए एक और देख लेते हैं आगे, इसको मिटा दें। BF3 का हाइब्रिडेशन आपने देखा, sp2 आता है। अभी याद मत करो कि BF3 का sp2 है, अभी कुछ याद मत करो, कुछ याद मत करो, मैं तुम्हें ट्रिक बताऊंगा, निकालना उसी से, अभी समझते जाओ। जैसे मान लो मेरे पास एक S है और 3 P है, P P P। अब क्या हो जाएगा बच्चों, sp3 sp3 sp3, एक और बनेगी ना sp3, 4 ऑर्बिटल बन जाएंगी sp3। 4 ऑर्बिटल ओरिएंटेट होती हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब तो बच्चों टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ये जो एंगल होता है ये होता है 109 डिग्री 28 मिनट। टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, हेड मतलब होता है फेस, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, 4 फेस वाली ज्योमेट्री। ठीक, 4 फेस कैसे, आपने देखा ऐसे 4 बने थे, 1 2 3 4 फेस ज्योमेट्री। इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों टेट्राहेड्रल का। टेट्राहेड्रल में क्यों गया, ताकि रिपल्शन सबसे कम हो। दिखाया मैंने टेट्राहेड्रल कैसा है ऐसा। चलो मैं एक काम करता हूं, आपको ये इमेज दिखा देता हूं टेट्राहेड्रल की। आप टेट्राहेड्रल की ये इमेज देखो, अब सही है इमेज के हिसाब से, बहुत बढ़िया। अब इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल अभी अभी आपने किया था मीथेन CH4, CH4 का एग्जाम्पल याद है, अभी हमने किया था पूरा, चाहो तो पीछे जाके देख लो। sp3 हाइब्रिडाइजेशन आया था, है ना। कार्बन की बात करें, एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2s2 2p2, तो इसके पास 2 p में इलेक्ट्रॉन थे, 2 s में इलेक्ट्रॉन थे, और 4 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाना है तो इसको जंप करा देगा, यहां पहुंच जाएगा। अब एक s में हो गया, 3 p में, सब मिल जाएंगे, क्या बनेगा sp3 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 और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। सो दिस इज हाउ हाइब्रिडाइजेशन वर्क्स, दिस इज हाउ इट हैपेंस। इसके बाद मैं आपको अब एग्जांपल देना बंद करता हूं और आपको ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन दिखाता हूं। यहां तक मैंने एग्जांपल दिए, आगे आप कहानी समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, एक S 3 P और एक D, क्या बनेगा बच्चों अब बताओ, 5 ऑर्बिटल बनेगी, sp3d 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 नाम की बनेगी 5 ऑर्बिटल, sp3d नाम की 5 ऑर्बिटल। 5 ऑर्बिटल का बच्चों शेप क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये शेप होता है। अब ये जो 3 बॉन्ड हैं ये एक प्लेन में हैं, ये जो 3 बॉन्ड हैं दे आर इन द सेम प्लेन, और ये बॉन्ड प्लेन के ऊपर और ये बॉन्ड प्लेन के नीचे। ये जो 3 आपकी ऑर्बिटल्स हैं ये सेम प्लेन में हैं, एक ऑर्बिटल प्लेन के ऊपर, एक ऑर्बिटल प्लेन के नीचे, ठीक। तो ये जो बना है ट्रायंगल, इसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल। और अगर ध्यान से देखो तो एक पिरामिड ऊपर बन सकता है, एक पिरामिड नीचे। पिरामिड समझ रहे हैं, यहां पे देखो, इसमें देखो, इसमें ज्यादा समझ में आ रहा है। एक पिरामिड ऊपर बना सकते हैं हम, ये पिरामिड, जूम जूम जूम, देखो जूम जूम जूम, एक पिरामिड ऊपर, और इसी तरह से एक पिरामिड नीचे, ठीक है। यहां पे ये देख लो, ये इमेज दिखा रहा हूं मैं। तो इसका नाम पड़ता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, क्योंकि 2 पिरामिड बन सकते हैं। तो इसकी ज्योमेट्री किसकी, sp3d की ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या होंगे देखो, इनके आपस में 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री, जो सेम प्लेन में है, और जो प्लेन के ऊपर और नीचे है उनका एंगल कितना होगा, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री और 90 डिग्री। जो सेम प्लेन में उनमें 120 120 120, और जो प्लेन के ऊपर नीचे उन पे 90 90, जैसे मान लो ये। तो यहां एंगल 120, यहां 120, यहां 120, और ऊपर वाले से 90, ऊपर वाले से 90 90 और 90 डिग्री 90 डिग्री। एग्जाम्पल इसका, अब एग्जाम्पल यार आगे आते जाएंगे, एग्जाम्पल टेंशन मत लो। जैसे एग्जाम्पल इसका हो जाएगा PCl5।
तो अब एग्जाम्पल अब बना के नहीं दिखाएंगे, चाहो तो आप खुद से कर सकते हो, इसको खुद से ट्राई कर सकते हो। अब मैं शॉर्टकट बताने वाला हूं थोड़ी देर में कि कैसे निकालना है। इसी तरह से बच्चों 1s 3p और 2d से बनेगा sp3d2। कितनी ऑर्बिटल बनेगी? 4 2 6, 6 ऑर्बिटल बनेगी। 6 ऑर्बिटल का शेप क्या होगा बच्चों? 6 ऑर्बिटल का शेप क्या होगा? ये होगा शेप। ये चारों फिर से सेम प्लेन में होंगे, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे। ठीक है, वहां पे इमेज में दिखा रहा हूं, इसकी भी जरा इमेज ध्यान से देखो। ठीक है, 4 तो हमारे सेम प्लेन में, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे, 6 ऑर्बिटल है। ठीक, इसका नाम पड़ता है बच्चों ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल मतलब 8 फेस वाला। कैसे 8 फेस होंगे? एक फेस देखो इधर से, एक फेस इधर से, एक फेस इधर से, एक फेस इधर, मतलब कैसे? ये जोड़ दिया तो ये एक फेस बना, ये जोड़ दिया तो एक फेस ये बना। यहां पे इमेज में दिखा रहा हूं ऑक्टाहेड्रल। एक देखो फेस इधर इधर इधर, 4 फेस ऊपर दिख रहे हैं पिरामिड जैसा, 4 फेस नीचे दिख रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। एग्जाम्पल इसका हो गया जैसे SF6। ठीक, अब करके नहीं देख रहे सबको, अब बताते जा रहे हैं हम आपको। sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। और क्या हो सकता है बच्चों? एक और हो सकता है लास्ट में, दैट इज 1s 3p और 2d, सॉरी 3d। अब कितने हो गए? sp3d3 हो गया। sp3d3 कितनी ऑर्बिटल होगी? 4 3 7 ऑर्बिटल, 7 ऑर्बिटल होंगी, सबका नाम होगा sp3d3। शेप देखो कैसा होगा इसका, एक 2 3 4 5, एक ऑर्बिटल प्लेन के ऊपर एक ऑर्बिटल प्लेन के नीचे। तो ये कौन सा ज्योमेट्री है? पेंटागोनल। पेंटागोनल। और एक ऑर्बिटल प्लेन के ऊपर एक पिरामिड ये बनेगा, एक प्लेन के नीचे एक पिरामिड ये बनेगा, देखो वहां पे इमेज दिखा रहे, तो इसको बोलते हैं पेंटागोनल बाई पिरामिडल। बहुत ढेर सारा हो गया ना बच्चों याद करने के लिए, तो भैया करो याद, हम क्या कर सकते हैं इसमें। इसको आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। ये इसमें आपको सबके हाइब्रिडाइजेशन और सबकी ज्योमेट्री और एग्जाम्पल सब साथ में मिल रहे हैं। चलिए भाई, तो ये तो हुई कहानी। अब आता है हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। अगला सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। निकालें कैसे? सर आपने कहानी समझा दी, बातें समझा दी, ज्योमेट्री आपने कहा हमसे रट लो। हाँ भाई, उसको तो रट लो ज्योमेट्री। अब भाई बात हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, कैसे निकालें हाइब्रिडाइजेशन। जैसे मान लो आपसे मैं पूछूं कि फाइंड दी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर इन सल्फेट आयन SO4 2-। हमने कहा सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन बताओ SO4। अब तुम क्या करोगे? अब इसमें बॉन्ड बनाओगे पहले, फिर S से P में गया, ये सब सोचोगे। जैसे हम आपसे कहें फाइंड दी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ, कुछ भी पूछ सकता हूं मैं आपसे, SiF4 में सिलिकॉन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। तो अब इसके लिए आप सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर लिखोगे, कॉन्फ़िगरेशन करोगे, फ्लोरीन का, फिर जंप कराओगे, फिर मिक्स, नहीं, ये सब नहीं करना। 2 तरीके हैं हाइब्रिडेशन फाइंड करने के। एक होगा हमारा स्ट्रक्चर से, कि कोई हमको स्ट्रक्चर बना के दे दे जिसमें हमें पता चले कि सिंगल बॉन्ड कितने हैं और लोन पेयर कितने हैं, ये 2 बात पता चल जाए। और दूसरा होगा हमारा कुछ नहीं, दूसरा फॉर्मूला, दूसरा तो सुपर मेथड, एकदम सुपर शॉर्टकट एक बार में। आइए पहले स्ट्रक्चर समझते हैं, लास्ट में समझेंगे फॉर्मूला। स्ट्रक्चर में क्या, सिंगल बॉन्ड कितने हैं ये पता चल जाए और लोन पेयर कितने हैं, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन का पाई बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले बच्चों, उससे पहले मैं फिर से कहूंगा आप इस इमेज को फिर से देखें एक बार, इस चीज को फिर से देख लो। क्या क्या, SP से SP बनेगा, 1s 2p से SP2, दोनों की ज्योमेट्री देख लो, लीनियर ट्रायंगुलर प्लेनर। 1s 3p से SP3 टेट्राहेड्रल, 1s 3p 1d से SP3d, इसका नाम भूल जाते हैं बच्चे, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल।
तीन ऑर्बिटल सेम प्लेन में है ट्रायंगल की तरह, एक ऊपर एक नीचे, एक पिरामिड ऊपर से एक पिरामिड नीचे से। नेक्स्ट है एक S 3P 2D SP 3D2, ये क्या है? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल क्यों बोला? चार ऑर्बिटल सेम प्लेन में, एक ऑर्बिटल ऊपर एक नीचे, ऊपर चार फेसेस बन सकते हैं, नीचे चार फेसेस बन सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में हमारा क्या था? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। चलिए आइए अब स्ट्रक्चर से, तो आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है एक नई चीज, आपको कैलकुलेट करना है Z, वेयर Z इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर किसका? ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम क्या होता है? जो नंबर में सबसे कम हो, जो सबसे कम हो एटम, उसके अगल बगल सारे एटम अरेंज होते हैं। बाकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर में सेंट्रल एटम की पूरी कहानी भी बता चुके हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, हम आपको स्ट्रक्चर देते हैं, आप हाँ। और सुनो, Z की वैल्यूज और यहां पे हाइब्रिडाइजेशन, Z की वैल्यू वर्सेस हाइब्रिडाइजेशन। Z की वैल्यू 2, हाइब्रिडाइजेशन sp, 2 मतलब 2 ऑर्बिटल sp। Z की वैल्यू 3 मतलब 3 ऑर्बिटल मतलब sp2। Z की वैल्यू 4 मतलब 4 ऑर्बिटल sp3, इसमें 4 थी। Z की वैल्यू 5, 5 ऑर्बिटल sp3d। Z की वैल्यू 6 ऑर्बिटल sp3d2। क्लियर? तो Z की वैल्यू से हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। और Z कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड मतलब बच्चों सिंगल बॉन्ड, पाई को काउंट नहीं करना, प्लस लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम। 2 आया तो sp, 3 आया तो sp2, 4 आया तो sp3, 5 आया तो sp3d, 6 आया तो sp3d2। चलिए मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं यहां पे, आप बताना। सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर सल्फर ट्राइऑक्साइड का। चलो S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब मुझे बताओ सल्फर सेंट्रल एटम है, इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? ये डबल बॉन्ड, एक सिग्मा एक पाई, ये डबल बॉन्ड, एक सिग्मा एक पाई, ये डबल बॉन्ड, एक सिग्मा एक पाई। और सल्फर के पास कोई लोन पेयर नहीं है। स्ट्रक्चर दिया होना चाहिए इस मेथड में। तो कितने सिग्मा है? 1 2 3। तो Z की वैल्यू कितनी हो गई? 3। 3 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। ज्योमेट्री क्या होगी? ट्रायंगुलर प्लेनर, प्लेन में ट्रायंगल जो कि बनी हुई है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वाटर, H2O, वाटर, OH, लोन पेयर, लोन पेयर, ये मैंने आपको बना के दिया। अब ऑक्सीजन के पास ये कौन सा बॉन्ड? सिग्मा, ये कौन सा बॉन्ड? सिग्मा, ये क्या? लोन पेयर, ये क्या? लोन पेयर। तो Z इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड, तो 2 सिग्मा बॉन्ड हैं, 2 लोन पेयर हैं। Z की वैल्यू हो गई 4, 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3। क्या हाइब्रिडाइजेशन? sp3। ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। किसकी ज्योमेट्री है? एटम्स की, ऑर्बिटल्स की। किसकी? ऑर्बिटल्स की। 2 ऑर्बिटल इसमें कैसे हैं? लोन पेयर वाले, और 2 कैसे होंगे? हाफ फिल्ड वाले, इनकी ज्योमेट्री। नेक्स्ट देखो, मैं आपको नेक्स्ट दे देता हूं, करते रहो ऐसे ही। मान लो मैंने तुमको दे दिया NH3, NH3 का स्ट्रक्चर बना के दूं आपको, NH लोन पेयर। तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर। तो Z की वैल्यू कितनी हो गई? 3 + 1 4। 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा इसका भी? sp3। ज्योमेट्री कितनी होगी इसकी भी? टेट्राहेड्रल, अमोनिया। क्लियर है? अगर आपको शेप पता है, अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो काम बन जाएगा। अगर स्ट्रक्चर दिया हुआ एग्जाम में तो काम बन जाएगा। चलो नेक्स्ट, सल्फर इन, सल्फर इन जो दिया था मैंने SO4 2-। आओ देखो, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O-। चलो सल्फर के पास लोन पेयर कितने? एक भी नहीं। ये कौन सा बॉन्ड है? सिंगल, सिग्मा सिग्मा। इसमें 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई। Z की वैल्यू बोलो, टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड हुए? 1 2 3 4। तो Z की वैल्यू हो गई 4। 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3 और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। तो आपको शेप या स्ट्रक्चर अगर दे दे तो कहानी बन सकती है, जिसमें सारे बॉन्ड हमको दिखा दे। जैसे आप फाइंड करो फॉस्फोरस इन PCl5, तो PCl5 मैं आपको बना के दे रहा हूं। यहां PCl5 में फास्फोरस ने कितने सिंगल बॉन्ड बनाए? 1 2 3 4 5।
तो Z की वैल्यू कितनी हो गई 5। 5 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3d, हाइब्रिडाइजेशन sp3d, याद किया था, भूल गए? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, भूल गए? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल मतलब तीन तो प्लेन में होंगे, एक ऊपर एक नीचे, मतलब ये ऐसे बनाना चाहिए था मुझको। कैसे कैसे बनाना चाहिए था? तीन तो प्लेन में होंगे, Cl Cl Cl, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे, कोई लोन पेयर तो है नहीं, ये बनेगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। चलिए, तो बच्चों इस तरह से मैं आपको तमाम दे सकता हूं, मतलब कोई लिमिट नहीं है। जैसे मैं आपको दे दूं नाइट्रोजन इन NO3-1, चलिए अब नाइट्रोजन के पास इसमें देख लो स्ट्रक्चर दिया है, कितने सिग्मा बॉन्ड है? एक सिग्मा, दो सिग्मा डबल बॉन्ड, एक सिग्मा एक पाई। तो Z की वैल्यू कितनी हो गई? 1 2 3, लोन पेयर एक भी नहीं है। 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर। तो मैंने बनाया भी ट्रायंगुलर प्लेनर है, दिख रहा है? तो अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर आप काउंट कर लो तो काम बन सकता है कहीं पे भी। Z की वैल्यू मिल जाएगी और उसके करस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन और उसके करस्पॉन्डिंग ज्योमेट्री हमको मिल जाएगी। ठीक है, हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं। जैसे मान लो H2S की बात करें तो S H H लोन पेयर लोन पेयर। चलो सल्फर की बात करें, यहाँ पे एक सिग्मा एक सिग्मा, एक लोन पेयर एक लोन पेयर, मतलब Z की वैल्यू कितनी हो गई? 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, 4 तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, sp3 तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। आ रहा है समझ में? जैसे हम नेक्स्ट आपसे पूछ लें, बहुत है यार, मतलब करते रहो खत्म नहीं होंगे। आपसे पूछ लें SF4, SF4 हमको बना के दिखाते हैं, SF 4 और लोन पेयर SF4 ये है। तो Z की वैल्यू बोलो, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर भी है, 4 1 कितना हो गया? 5। 4 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4। मैंने स्ट्रक्चर बना के दे रहा हूं इसमें, ये नहीं कि स्ट्रक्चर बनाओ, आप बना के दे रहा हूं। जब स्ट्रक्चर बन के आए तो कैसे करोगे? 5 का मतलब sp3d, और sp3d में क्या होना है हमारा? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये शेप नहीं है, मेरी बात सुनते रहना, ये ज्योमेट्री है, शेप नहीं है। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, जो इसकी ऑर्बिटल्स हैं वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में अरेंज होंगी। ठीक है, तो यार ऐसे ऐसे आप कर सकते थे। जैसे इसमें एक मैं लास्ट में ले लेता हूं एक सवाल, जेई में जैसे इस तरह के सवाल आते हैं मेंस में, फाइंड, अब तो नहीं आ रहे, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑल कार्बन एटम्स इन द गिवन मॉलिक्यूल। नीचे मैं एक मॉलिक्यूल बनाता हूं, C डबल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C, दैट्स इट। चलो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 1 2, यहाँ पे एक भी नहीं, एक भी नहीं, यहाँ पे एक, यहाँ पे 1 2। चलो अब हमें सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। इसकी बात करो, एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा एक पाई। इस कार्बन के पास कितने सिग्मा हुए? 1 2 3, 3 सिग्मा, तो Z की वैल्यू हुई 3, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका हो गया sp2। इस कार्बन की बात करो, एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp2। इसकी बात करें, इस कार्बन के पास ये सिग्मा ये पाई ये पाई, इसके पास कितने सिग्मा है? 1 2, 2 सिग्मा मतलब sp। इस कार्बन की बात करो, एक सिग्मा इधर एक सिग्मा इधर, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp। Z की वैल्यू 2 हो गई ना। इस कार्बन की बात करो, 1 2 3 और ये पाई, 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 मतलब sp2। इस कार्बन की बात करो, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा मतलब sp2, क्योंकि यहां कहीं पे भी लोन पेयर नहीं थे। तो इस तरह से आप कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो हम आपको ये दे दें, सिंपल सा दे दें, C डबल बॉन्ड C H H सिंगल बॉन्ड C H H H। चलो इस कार्बन की 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा,
यानी Z की वैल्यू हो गई 4, लोन पेयर है नहीं तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। इस कार्बन की बात करें एक सिग्मा और ये क्या है पाई, मतलब Z की वैल्यू हो गई 2, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp। इस कार्बन की बात करें 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, इसमें हाइड्रोजन नहीं लगा, एक हाइड्रोजन भी लगेगा, 1 सिग्मा और 1 2 3 सिग्मा, यहाँ पे भी 3 सिग्मा तो Z की वैल्यू 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2। इस कार्बन की बात करें 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2। So this way you can find hybridization of any carbon in the such molecules by counting number of sigma bond and number of lone pair। तो एक मेथड तो ये था जिसमें स्ट्रक्चर से आप काम कर सकते थे, जैसे कार्बन इन CO3 2- कार्बोनेट आयन, तो कार्बोनेट आयन क्या होता है C डबल बॉन्ड O O-, मैं बना दिया आपके लिए। चलो गिनो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और ये पाई, मतलब Z की वैल्यू हो गई 3 मतलब sp2 मतलब ट्रायंगुलर प्लेनर, प्लेन में ट्रायंगल जो कि बना हुआ है। तो यार तमाम एग्जाम्पल हो सकते हैं, कभी खत्म नहीं होगा। क्लियर हो रहा है आपको? जैसे मैं आपको दे दूं नेक्स्ट, फॉस्फोरस इन फॉस्फेट आयन PO4 3- स्ट्रक्चर बना दे रहा, P डबल बॉन्ड O-, चलो बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, Z की वैल्यू हो गई 4 मतलब sp3 मतलब टेट्राहेड्रल। तो ज्योमेट्री देख के तो आप हाइब्रिडेशन निकाल लोगे, मेरे ख्याल से आपको ये मेथड अच्छे से आ गया। अब पढ़ते हैं कि मान लो तुम्हें ज्योमेट्री नहीं पता, भाई कितने कंपाउंड्स की ज्योमेट्री पता होगी, सबकी तो नहीं पता होगी। तुम्हें सारे स्ट्रक्चर बनाने तो नहीं आते, तुम्हें नहीं पता कहाँ डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है, क्या बनना है, कैसे एटम जोड़ना है, कुछ नहीं पता, यू आर ब्लैंक। जैसे मैं अभी आपसे एक सवाल पूछूंगा, आप बता दो, चलो बताओ मुझे, मैं आपसे पूछता हूं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ जेनॉन इन जेनॉन O2F2 डाइऑक्सी फ्लोराइड, जेनॉन डाइऑक्सी फ्लोराइड। अब बताओ हाइब्रिडाइजेशन, 4 एटम है, कैसे लगाएं, लोन पेयर हैं कि लोन पेयर नहीं है, कुछ नहीं पता, कहाँ लोन पेयर होंगे कहाँ नहीं होंगे। जैसे एक और पूछ लूं मैं, जेनॉन इन जेनॉन फ्लोराइड XeF4, कुछ नहीं पता। सल्फर इन SF4, 4 एटम है, तुम सोचोगे 4 सिग्मा बॉन्ड ले लें, Z की वैल्यू 4 sp3 नहीं, गलत आ रहा है, यानी स्ट्रक्चर सबका बनाना पॉसिबल नहीं है आपके लिए, तो कोई और मेथड होना चाहिए। तो लास्ट में वीडियो के हम आ गए हैं, अब आपको हम बताते हैं लास्ट में द बेस्ट ट्रिक, एकदम समझ लो, मेरी सुपर ट्रिक समझ लो जिसको, लास्ट ट्रिक समझ लो जिसको। अगर मैं आपको Z की वैल्यू निकाल के दे दूं तो आप काम कर लोगे। Z की वैल्यू 2 तो sp, 3 तो sp2, 4 तो sp3, 5 तो sp3d, 6 तो sp3d2। तो मैं आपको Z की वैल्यू निकालने का एक नया मेथड बताता हूं। Z इज इक्वल्स टू हाफ into number of valence electron on central atom plus any negative charge on the compound minus any positive charge on the compound plus number of monovalent atom, number of monovalent atoms। मोनोवेलेंट एटम्स कौन कौन से हैं हमारे, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, जिनकी वैलेंसी मोनोवेलेंट मतलब जिनकी वैलेंसी 1 हो। यहां से आपको Z की वैल्यू मिल जाने वाली है इस फॉर्मूले से, और Z की वैल्यू जो आएगी उसके हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री पता लगा लोगे। फॉर्मूला क्या है इसको याद रखना पड़ेगा, Z इज इक्वल्स टू हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन नहीं सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, प्लस नेगेटिव चार्ज अगर कंपाउंड पे है, माइनस पॉजिटिव चार्ज अगर कंपाउंड पे है, प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, अगर अगल बगल सेंट्रल एटम के आसपास हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन दिखते हैं तो उनको भी जोड़ दो। अब यहां आपको सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर की जरूरत नहीं है, स्ट्रक्चर है ही नहीं तुम्हारे पास, बिना स्ट्रक्चर के काम होगा। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, चलो स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन इन NH3, चलो अब कुछ नहीं, स्ट्रक्चर बनाना ही नहीं, सीधा Z इज इक्वल्स टू हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7 2,5, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, प्लस एनी नेगेटिव चार्ज, इस कंपाउंड पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं, माइनस पॉजिटिव चार्ज वो भी नहीं, प्लस मोनोवेलेंट एटम,
हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। इसके पास हाइड्रोजन है, कितने हैं? 3, तो 3, 5 3 8 बाई 2 कितना आया? 4। हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया? sp3, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? टेट्राहेड्रल। सो सिंपल, सो वेरी सिंपल। क्लियर है? जैसे हम आपसे पूछ लें नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन इन H2O, Z इज इक्वल्स टू हाफ। सेंट्रल एटम कौन है इसमें? H2O में ऑक्सीजन ही है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 2,6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 6, प्लस एनी नेगेटिव चार्ज, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं, पॉजिटिव चार्ज भी नहीं, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, हाँ हाइड्रोजन है, कितने हैं? 2। 6 2 8 बाई 2 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। मजा आया? तगड़ा मेथड है, बढ़िया मेथड है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, देखते जाओ। कार्बन इन CO3 2-, बिना स्ट्रक्चर के, कार्बोनेट का स्ट्रक्चर नहीं पता। Z इज इक्वल्स टू हाफ। सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 2,4, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 4, प्लस नेगेटिव चार्ज, 2 नेगेटिव चार्ज है, ऐड करो, माइनस पॉजिटिव चार्ज, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं, प्लस मोनोवैलेंट एटम। क्या यहां पे कोई मोनोवैलेंट एटम है? हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन नहीं है, छोड़ दो। 4 2 6 बाई 2 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2, ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लेनर। सीधा सीधा भाई साहब, ना स्ट्रक्चर बनाना, ना 1s2s करना, कुछ नहीं करना, सीधा आंसर देना है। नेक्स्ट देखते जाओ, नाइट्रोजन इन NO3-1, चलो Z इज इक्वल्स टू हाफ। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, प्लस नेगेटिव चार्ज 1, मोनोवैलेंट एटम नहीं है, 6 बाई 2 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2, ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लेनर। चलिए अब मैं आपको कुछ कंपाउंड्स देता हूं, कुछ एटम्स देता हूं, आप खुद से करके दिखाओ। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सिलिकॉन इन SiF4। नंबर 2, सल्फर इन SF4। नंबर 3, सल्फर इन H2S। नंबर 4, xenon O2F2, जो उस टाइम पूछा था मैंने। नंबर 5, xenon इन XeF4। चलो इतना कर दो, 5 क्वेश्चन करो, आ जाएगा। एक और कर लो, 6, सल्फर इन SO3 2-, आयन भी ले लिया। चलो खुद से पॉज करके कर लो एक बार, फिर मैं स्टार्ट करूं। कर लिया पॉज करके, चलो मैं स्टार्ट करता हूं। सिलिकॉन इन SiF4, तो Z निकालेंगे हाफ। सिलिकॉन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4, कार्बन के नीचे आता है, प्लस नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, मोनोवैलेंट एटम है 4, 4 8 बाई 2 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। क्लियर? सल्फर इन SF4, Z इज इक्वल्स टू हाफ। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16, 2 8 6, लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, प्लस नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, मोनोवैलेंट एटम है 4, 6 4 10 बाई 2 5, 5 मतलब sp3d, sp3d मतलब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्लियर? नेक्स्ट, सल्फर इन H2S, Z इज इक्वल्स टू हाफ। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं है, मोनोवैलेंट एटम है 2, 8 बाई 2 आया 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। xenon इन XeOF2, Z इज इक्वल्स टू हाफ। xenon अपनी एक नोबल गैस है, नोबल गैस के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस मोनोवैलेंट एटम 2 हैं, 8 2 10 बाई 2 5, हाइब्रिडाइजेशन sp3d मतलब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। xenon इन SeF4 हाफ। xenon के वैलेंस शेल में 8, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं है, 4 फ्लोरीन है, मोनोवैलेंट, 8 4 12 बाई 2 6 मतलब sp3d2, 6 हो गया। ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट, सल्फर इन SO3 2-, हाफ। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, प्लस नेगेटिव चार्ज 2, मोनोवैलेंट एटम नहीं है कोई भी, ऑक्सीजन है, 8 बत्ते 2 4, 4 मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल।
सो दिस इज द मेथड जिससे आप किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री निकाल सकते हो बिना स्ट्रक्चर बनाए, बिना कुछ किए। तो ये हाइब्रिडाइजेशन का मेरे ख्याल से इंटरनेट पे स्ट्रीम करने वाला सबसे बड़ा वीडियो होगा, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, बेसिक कंसेप्ट, हाइब्रिडाइजेशन के सारे पॉइंट्स, हाइब्रिडाइजेशन थ्रू स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन विद द सुपर स्क्रिप्ट फॉर्मूला बताया। कहीं ना कहीं हाइब्रिडाइजेशन भी फेल कर गया और तब आई वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो अगला लेक्चर हमारा वहीं से स्टार्ट होगा। ऑल द वेरी बेस्ट।